नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। ये आपके जीएस पेपर के लिए जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राज्य व्यवस्था का सेकेंड पार्ट। दोस्तों अनअकैडमी पर अभी यूपीपीएससी और यूपीट्रिपलसी एग्जाम के लिए मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यानी आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। 3 महीने आप एक्स्ट्रा तैयारी कर सकते हैं और ये ऑफर 10 अक्टूबर तक वैलिड है। तो जो लोग सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सोच रहे हैं या फिर यूपीपीएससी एग्जाम या यूपीट्रिपलसी एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं तो अनअकैडमी जो है सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और अनअकैडमी पर ही उन्नत लेखपाल मुख्य परीक्षा क्रैश कोर्स ये 7 अक्टूबर से चलाया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एजुकेटर जो है आपको पढ़ाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं और इस बैच से जुड़ सकते हैं। उसके बाद है लक्ष्य यूपीपीएससी 2022। इसमें आपका 1 साल में प्रीलिम्स और मेंस की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी और ये 13 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी आप देख सकते हैं अलग अलग एजुकेटर जो है अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। उनका डिटेल भी आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो जो है आप लोग यूपीपीएससी या फिर यूपीट्रिपलसी एग्जाम की जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं और हमारा रेफरल कोड जरूर यूज़ कीजिएगा सब्सक्रिप्शन लेने के टाइम, एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। इसका पहला क्वेश्चन है, मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे जो सही होगा ये विकल्प सही होगा, प्राचीन यूनान में। मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग रोम में 139 ईसा पूर्व में के चुनाव में किया गया था, परंतु इससे पूर्व जो है यूनान के नागरिक मतपत्रों के रूप में टूटे फूटे मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों का प्रयोग करते थे। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किसी राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनैतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। और अगला प्रश्न है, आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। तो किया गया था 1975 में, सी विकल्प से हो जाएगा। आंतरिक अशांति के कारण 1975 में राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था और 25 जून 1975 को की गई आपात की उद्घोषणा ये 21 मार्च 1977 को वापस ले लिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में प्रथम बार आपातकाल की घोषणा, जो कि आंतरिक अशांति के आधार पर इनके द्वारा किया गया था, 1975 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो ये सौंपते हैं राष्ट्रपति को, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 316 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और आयोग के सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं और पदावधि के दौरान सदस्य राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चौथी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। तो इसमें है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन, डी विकल्प से हो जाएगा। संविधान के चौथे अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है और राज्यसभा में सदस्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के 238 सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें 12 सदस्य जो है ये मनोनीत होते हैं और 238 निर्वाचित होते हैं। टोटल हो जाएगा 250 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है। तो यह है राष्ट्रपति को, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लोकसभा चुनाव को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और चुनाव से संबंधित अन्य सभी कार्य वह चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। तो पहला दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। बी दिया गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, ए और बी दोनों।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए गए 12 सदस्य जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, और राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 प्रतिनिधियों से मिलकर यह बनेगी। तो 238 जो है निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य वह मनोनीत होते हैं। टोटल जो है 250 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कभी यह सवाल उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो इसका निर्णय अंतिम होगा तो यह लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। डी विकल्प सही हो जाए। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं तब तक सुनिश्चित नहीं होता जब तक कि उसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक न घोषित किया जाए, और किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने का अंतिम निर्णय का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। और अगला जो प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है या कितने वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष और 65 वर्ष। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में 3 जो है निर्वाचन आयुक्त हैं, इनके पास जो है समान शक्तियां होती हैं, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष तक या अधिकतम 65 वर्ष तक बने रहते हैं। जो भी पहले आए अथवा जो है उन्हें उसी रीत से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वर्णित है। तो आपको कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। इसको आपको करंट अफेयर्स में कराया भी गया है, और 2 अन्य सदस्य हैं उनका नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती 10वीं अनुसूची संविधान में किस वर्ष यह जोड़ी गई थी। तो जोड़ा गया 1985 में। बी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निरर्हता संबंधी उपबंध किए गए हैं। इसमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल एवं दल के प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध जो है मतदान करने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सन पूछा गया 1985। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है। तो यह है 12 महीने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 13 के अंतर्गत यदि गिरफ्तारी के कारण पर्याप्त साबित हो जाते हैं तो व्यक्ति को गिरफ्तारी की अवधि से 1 साल यानी कि 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है, और समयावधि पूरी होने से पहले न तो सज़ा समाप्त की जा सकती है और न ही उसमें फेरबदल हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है, और अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग की गठन शक्ति एवं कार्यों का वर्णन दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो यह होता है स्पीकर के पास। बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे टाई यानी कि मत बराबर होने की स्थिति में स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। तो 60 दिनों तक। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुच्छेद 101(4) में दिया गया है कि यदि लोकसभा का कोई सदस्य लोकसभा की अनुमति के बिना जो है सदन से 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो लोकसभा उस स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है तथा सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। तो दिया गया 1954 में। ये विकल्प सही हो जाएगा। हाउस ऑफ द पीपुल के लिए 14 मई 1954 को लोकसभा नाम अपनाया गया था, और लोकसभा संसद का एक अंग है जो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से यह बनती है। और अगला जो क्वेश्चन है, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था 1973 में। ये विकल्प से हो जाएगा। लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप वर्ष 1973 में संसदीय अधिनियम के द्वारा किया गया था।
और अगला जो क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले दिया गया लोकसभा का सदस्य। तो लोकसभा का सदस्य बेस मतदान द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो ये का हो जाएगा चौथा। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति ये निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो बी का हो जाएगा पहला। उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति ये संसद द्वारा निर्वाचित होते हैं, सी का हो जाएगा दूसरा। और लास्ट में है अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, तो ये लोकसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, डी का हो जाएगा तीसरा। यानी कि 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और उसे विवेकाधीन कृतियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है, और ये आपका अनुच्छेद 163 में दिया गया है। और राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ वास्तव में उसके हाथों में ही होती हैं और वह उनका आवश्यकता अनुसार प्रयोग करता है। तो वास्तविक कार्यपालिका पूछा गया है तो मुख्यमंत्री होगा, और नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग दिया जाता तो राज्यपाल होता। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो यह है आर्टिकल 169 यानी कि अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा राज्य विधान परिषद के सृजन अथवा समापन का प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दे तो भारत की संसद उस राज्य में विधि के द्वारा विधान परिषद का सृजन या समापन जो है करती है। अगला प्रश्न है, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो प्रमुख कर्तव्य नियमों यानी कि कानूनों को अधिनियमित करना है, बी विकल्प सही हो जाएगा। और विधानमंडल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भी रखती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी मिलान करना है, एक तरफ संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ कार्य क्षेत्र यानी कि उच्च न्यायालय दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है पांडिचेरी, तो पांडिचेरी हो जाएगा आपका मद्रास यानी कि ए का तीसरा। फिर आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो हो जाएगा कलकत्ता यानी कि बी का चौथा। लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप का हो जाएगा आपका केरल, सी का पहला। और दमन और दीव, दमन दीव का हो जाएगा आपका यहाँ पे जो बचा है बम्बई, तो डी का हो जाएगा दूसरा। तो आपको पता होगा अभी हाल ही में जो है दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय करके इनको एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन में जो दिया गया 3 4 1 2 सही होगा, 3 4 1 2 देख सकते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये किया गया था कोठारी समिति के द्वारा, डी विकल्प सही हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी समिति ने की थी और कोठारी आयोग का गठन डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 1964 ईस्वी में किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1966 में सरकार को सौंपी थी। इसी के आधार पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा की थी। तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो इनमें शेयर बाजार हो गया और भावी यानी कि फ्यूचर्स बाजार, ये आपका समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में देखा जाए तो तीन सूचियों, जिनमें संघ सूची है, दूसरा राज्य और तीसरा समवर्ती सूची, इनके अंतर्गत जो है शामिल विषयों का उल्लेख किया गया। और ऑप्शन में जो दिया गया है यहाँ पे शेयर बाजार और आपका फ्यूचर बाजार, ये दोनों ही जो है समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की है? तो यह सरकारिया आयोग। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, सरकारिया आयोग का गठन 1983 में केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों की जांच और सुझाव देने के लिए किया गया था। सरकारिया आयोग ने वर्ष 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और यह एक 3 सदस्यीय समिति थी जिसके अध्यक्ष थे न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? तो यह था 1977 तक, बी विकल्प सही हो जाएगा। 1951-52 से लेकर वर्ष 1977 तक भारत में एक ही पार्टी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। और वर्ष 1977 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई और 1977 में जनता पार्टी ने पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार
बनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यह है आर्टिकल 335, यानी कि अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जबकि अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग दिया गया है और अनुच्छेद 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव का वर्णन है। और अनुच्छेद 375 में, ये ऑप्शन में दे सकते हैं, ये संविधान के उपबंधों के अधीन जो है रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहने का उल्लेख इसमें किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है। तो इसमें है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान का वर्णन। ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य द्वारा पारित समवर्ती सूची के लिए कानून किस प्रकार केंद्र का भी कानून बनता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। केंद्रीय कानून बनने के लिए जाने से पहले यदि विधानसभा से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया। तो आप सबको पता होगा हैदराबाद को मिलाया गया था, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद के अंतिम निजाम ओस्मान अली खान ने हैदराबाद को स्वतंत्र रखने की घोषणा की और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर ऑपरेशन पोलो शीर्षक से पुलिस कार्रवाई प्रारंभ की गई और 16 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने सैन्य कार्रवाई कर हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, 47। भारतीय संविधान में किसी धर्म विशेष की प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया गया है, लेकिन जनसंख्या अनुमान के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सीटों को देखा जाए तो अनुसूचित जाति की सीटें हैं 84, अनुसूचित जाति की यानी कि एससी की सीटें 84 हैं और एसटी की सीटें कितना है तो 47 हैं। तो यहाँ पे जो है आपका पूछा गया अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, तो 47 से होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो वह थे पुरुषोत्तम दास टंडन, ये विकल्प सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे और जो इस पद पर इन्होंने 31 जुलाई 1937 से लेकर के 1950 तक रहे। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम परिसीमन आयोग कब गठित किया गया था। तो किया गया था 1952 में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दूसरा परिसीमन आयोग यदि पूछा जाए तो वह 1962 में गठित हुआ था। तीसरे परिसीमन आयोग का गठन किया गया था 1973 में और चौथे परिसीमन आयोग का गठन हुआ था 2002 में। तो परिसीमन आयोग का कार्य जो है नवीनतम जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभाओं एवं लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना होता है। तो प्रथम परिसीमन आयोग पूछा गया 1952 से ही होगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में विधानसभा की सीट उतनी है जितनी की आपको बताना है किस में है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन से होगा छत्तीसगढ़ में। हरियाणा में विधानसभा सीट 90 है और इतने ही सीट छत्तीसगढ़ में भी हैं, यानी कि 90 सीट छत्तीसगढ़ में भी हैं। तो पंजाब में यदि देखा जाए तो 117 हैं और उत्तराखंड में जो है 70 विधानसभा सीट हैं और तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या देखा जाए तो 119 है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन देख सकते हैं भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 में दिया गया है। ये बाकी जो है बाकी सभी जो है आपका सुमेलित नहीं है। भारत का लोक लेखा दिया गया अनुच्छेद 263। तो लोक लेखा का प्रावधान अनुच्छेद 263 नहीं बल्कि 266 2 में है। और भारत की संचित निधि अनुच्छेद 268 दिया गया है, ये भी गलत है। संचित निधि का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 266 में और भारत का महान्यायवादी दिया गया अनुच्छेद 78 जो कि गलत है, ये अनुच्छेद 76 में है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के समक्ष
के संबंध में चुनाव याचिका को किसके समक्ष दायर किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी विवादों की जांच और विनिश्चय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय ही अंतिम होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 25 है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा, यानी कि अंग्रेजी में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 348 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन की भाषा अंग्रेजी है। यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जाता है तो वह अंग्रेजी भाषा में ही आवेदन करेगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला दिया गया, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। और दूसरा दिया गया है, वर्तमानतः सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 25 सामान्य न्यायाधीश हैं। तीसरा है, सर्वोच्च न्यायालय अस्थायी रूप से दिल्ली में स्थित है, परंतु यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहें तो भारतीय राष्ट्रपति की सलाह से कहीं और भी इसकी बैठक कर सकते हैं। और चौथा है, भारत एवं विदेशी देशों के बीच विवादों के ऊपर तक सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र फैले हुए हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा इसमें। तो इसमें जो सही होगा आपका पहला और तीसरा, दूसरा सही नहीं है और चौथा भी सही नहीं है। यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के उपबंधों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। और भारत में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33 है। और सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है। फिर भी आवश्यकता अनुसार मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह से किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई यानी कि बैठक कर सकता है। तो 1 और 3 सही है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो वे थे जस्टिस वी रामास्वामी। ये विकल्प सही हो जाएगा। जस्टिस वी रामास्वामी उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, किंतु यह प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित नहीं हो पाया था। अगला क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है? तो किया जाता है भारत की संचित निधि से। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो 5 वर्षों की सेवा आवश्यक होती है। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर ही की जाती है। और न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम 5 वर्ष का उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता के रूप में कार्य करना आवश्यक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है यानी कि सही सुमेलित है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन देख सकते हैं कि संविधान के 102वें संशोधन कानून पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग की संवैधानिक दर्जा दिया है। ये आपका सही है। तो बाकी जो है आपका यहाँ पे जो भी दिया गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 3 लाख रुपए दिया गया जबकि 2,80,000 है। और संविधान का 103वां संशोधन दिया गया, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 15% आरक्षण। तो 15 नहीं है, ये 10% ही आरक्षण दिया गया है। और जो डी ऑप्शन है, संविधान का 100वां संशोधन कानून जीएसटी लागू करने से है। तो जीएसटी को संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, ना कि 100वें। तो बाकी सभी गलत हैं, बी ऑप्शन ही केवल यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे यदि देखा जाए डी ऑप्शन जो दिया गया है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी दिया गया है, इसकी स्थापना 2012 गलत है, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी एनजीटी की। तो बाकी जो है सभी सुमेलित हैं। परिवार न्यायालय की स्थापना 1984 में हुई थी, ग्राम न्यायालय 2009 में और मोबाइल कोड 2007 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सुशासन सूचकांक का पहला संस्करण कब जारी किया था? तो जारी किया गया था 25 दिसंबर 2020 को। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला जो क्वेश्चन है, जिला उपभोक्ता फोरम कितने मूल्य तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो ये 20 लाख से कम मूल्य तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? तो यह होता है जिलाधिकारी
सी ऑप्शन से हो जाएगा। ये भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है और जिला प्रशासन का मुखिया कलेक्टर या जिला अधिकारी कहलाता है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। और भारत के किस राज्य में जिलाधिकारी को समाहर्ता कहते हैं? तो समाहर्ता आप लोगों ने जो इतिहास में पढ़ा होगा, मौर्य काल में भी समाहर्ता आपको देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जिलाधिकारी को समाहर्ता कहते हैं तथा इनके कार्यालय को समाहर्ता कार्यालय कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा पटवारी किसके निर्देशन, अधीक्षण तथा नियंत्रण में कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं जिलाधिकारी के। बी ऑप्शन से हो जाएगा। जिलाधिकारी जिले में राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। वह भू राजस्व तथा शासन के जो है बकाया धन की वसूली के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन, जिलाधिकारी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है आपका, और जिला प्रशासन के कार्य हैं। तो जिला प्रशासन के कार्यों में आपका डी ऑप्शन से होगा, उपर्युक्त सभी। सचिवालय से परे राज्य सरकारों के अधिकांश विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय जिले में पाए जाते हैं और जिला प्रशासन इन विभागों को जो है सम्मिलित गतिविधियों का केंद्र होता है। और जिला प्रशासन के कार्यों में जो है आपका शांति व्यवस्था स्थापित करना, स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचनों की व्यवस्था करना, भूमि प्रशासन, ये सभी शामिल हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये था आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का सेकेंड पार्ट। इसके पहले जो है पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।